नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की तरह प्रयोग करते हुए 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है, जिसमें पहला सबसे बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, जो दिमनी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम है मंत्री प्रहलाद पटेल का, जो नरसिंहपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं तीसरा नाम है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का, जो निवास से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सांसद राकेश सिंह को जबलपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं सांसद रीति पाठक सीधी से, सांसद गणेश सिंह सतना से और सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से प्रत्याशी बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में एक नाम तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, वो है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जिन्हें बीजेपी ने इंदौर 1 से चुनावी मैदान जीतने के लिए मैदान में उतारा है। तो आपको बता दें, एमपी चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट का ऐलान कर दिया गया। मैदान में उतारे गए हैं महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और तमाम सांसदों के नाम। आपको बता दें, उदय प्रताप सिंह सांसद है, गढ़ारवाड़ा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं, जो इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं बीजेपी के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी, जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा है। पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं। त्रस्त और पस्त भाजपा का चेहरा अब सामने है। हारी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब 2 बातें स्वीकार कर ली। 18 साल में भाजपा सरकार का काम नगण्य है। 18 साल में शिवराज का नाम भी नगण्य है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, पर आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। जी हमारा, हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इससे साबित हो गया कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं। कोई मंत्री है, कोई सांसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नया भारत कमाल कर रहा है, देश की बेटियां हर तरफ अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम से यह सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने कड़े परिश्रम के बाद ये सफलता हासिल की है। आपका चयन लाखों अभ्यर्थियों के बीच से किया गया है। इसलिए इस सफलता का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को
बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गवर्नेंस कैसे आसान होती है, आपने बीते 9 सालों में देखा है। पहले रेल की टिकट लेने के लिए बुकिंग काउंटर्स पर लाइन लगती थी। टेक्नोलॉजी ने ये मुश्किल आसान कर दी। आधार कार्ड, डिजिटल लॉकर और ई-केवाईसी ने डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर दी। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेमेंट तक अब सब ऐप पर होने लगा है। डीबीटी के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंच रहा है। 30 वर्षों से महिला आरक्षण का जो विषय लंबित था, वो अब रिकॉर्ड वोटों के साथ दोनों सदनों से पास हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये मांग तब से हो रही थी जब आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये निर्णय देश की नई संसद के पहले सत्र में हुआ है। एक तरह से नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, गोपालगंज जिले के हमीदपुर गांव की एक महिला खेत देखने गई थी। तभी महिला बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गई थी, जिसकी मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों से हमीदपुर नहर पर एक 11,000 वोल्ट का तार गिर गया था। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी और सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार से डेंगू का डेटा मांगा है। साथ ही दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन के लिए पैसे खर्च करती है। अगर दिल्ली की जनता के लिए खर्च करती तो अभी तक डेटा जारी कर देती। उसी दौरान दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार डेटा नहीं निकालती है तो इनके घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। कुरुक्षेत्र में टेम्पो यूनियन ने जुगाड़ मोटरसाइकिल रेडी के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उसी दौरान टेम्पो चालक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जुगाड़ मोटरसाइकिल रेडी को बंद करने की मांग को लेकर पहले भी एसपी ने मिले थे, लेकिन अभी भी जुगाड़ मोटरसाइकिल रेडी सड़कों पर खुलेआम चल रही है, जिनकी वजह से हमें तमाम तरह की परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ता है।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके से 22 साल के युवक का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, अपहरण का हत्या की इस वारदात को मृतक युवक के दोस्तों ने ही अंजाम दिया था। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दिल्ली से सटे बेटा हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों से युवक का शव को बरामद किया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट बटन दबाकर देश भर में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किया। आपको बता दें, बीकानेर में कानून मंत्री के हाथों से 130 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही इनमें से सबसे पहले दिव्यांग युवक लीलाधर को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। शाहबाद में नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, शाहबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने काम किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर और साफ हो पाएगी। महाराजगंज की 11वीं कक्षा की छात्रा ने प्यार में धोखा मिलने पर गांव के पास बड़ी नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं अपने परिवार को ये एक सुसाइड नोट भी लिखा है और कहा कि मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तो आपको बता दें, महाराजगंज की यह घटना बताई जा रही है। 11वीं कक्षा की छात्रा ने सुसाइड किया, आत्महत्या कर लिया। प्यार में पड़ गई थी ये छात्रा और उसने सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी पापा मुझको माफ कर देना, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। और पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और जिस छात्रा ने सुसाइड किया है, जिसने आत्महत्या की है, उसके शव को तलाश रही है। डीग जिले के कामा में घर के अंदर संदिग्ध अवस्था में वृद्ध का शव मिला। आपको बता दें, परिजनों के अनुसार हत्या की आशंका लगाई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस घर के अंदर घटना की जानकारी ले रही है। वहीं व्यक्ति के शव को जांच के लिए कौमा अस्पताल भेज दिया गया है। घटना कामा में नोनहेर रोड की बताई जा रही है। तो आपको बता दें, संदिग्ध शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था और जिसके बाद यह देखा जा रहा है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक अमृतसर में हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के उपराज्यपाल भी बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम मनोहर ने हरियाणा के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में अमृतसर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुआ। इस दौरान गृह मंत्री जी के समक्ष SYL के निर्माण से लेकर पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा के हिस्से के मुद्दों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को गंभीरता से उठाया।
बुरकुंडा पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद कर 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम पीएम मोदी को अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। वह कहते रहते हैं कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि 1989 में जब राजीव गांधी की राज्यसभा में इस बिल का प्रस्ताव रखा था, इसका विरोध बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह ने किया। यह बिल उस समय पारित हो सकता था, लेकिन उनके नेताओं ने इसका विरोध किया। हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। मध्य प्रदेश गए, वहां कहते हैं कि साहब कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध करती है। अरे साहब, कुछ तो सोच के बोलो। महिला बिल की शुरुआत किसके वक्त हुई थी? 1989 में जब महिला बिल स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी, नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए, चारों कौन सी पार्टी के? लखनऊ में मंगलवार को 9वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 218 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं अचंभित हूं कि कांग्रेस के गांधी खानदान द्वारा संचालित अस्पताल में एक महिला की मौत होती है। अस्पताल की व्यवस्था की वजह से उस मृत महिला के परिवार को सहारा देने के बजाय जिन लोगों ने मरीज को मौत के घाट उतारा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस उनका मुनाफा बंद हो रहा है, इस पर रो रही है। क्या अमेठी के एक साधारण जान की कीमत कुछ नहीं? ये गणेश उत्सव देश के लिए बड़ा ही खास बनाया। पहले तो नए संसद भवन में गणेश उत्सव का संकल्प लेकर हमने महिला आरक्षण के बिल को, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होते देखा। आज रोजगार मेले में देश भर में 40 से ज्यादा स्थलों पर 50,000 से ज्यादा नौजवानों को राष्ट्र की सेवा का विभिन्न मंत्रालयों के सौजन्य से उन्होंने मौका दिया। लखनऊ में आज हम 218 ऐसे अभ्यर्थियों को डाक विभाग के सौजन्य से 10 विभागों के समन्वय से आज प्रोत्साहित करके अपॉइंटमेंट लेटर दे पाए हैं। कांग्रेस नीति यूपीए के कार्यकाल में पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्था में 6 लाख से भी कम नौकरियां दी गईं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के शुभ हस्तों द्वारा 9 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियों में भर्ती संभव हो पाई है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 10 लाख तक इस नंबर को हम लोग लेकर जाएंगे। आज जिन जिन अभ्यर्थियों को राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनको विशेष बधाई और उनके परिजनों को अभिनंदन। गोपालगंज जिले के हमीदपुर गांव की एक महिला खेत देखने गई थी, तभी महिला बिजली प्रभावित तार की चपेट में आ गई थी, जिसकी मौके पर मौत हो गई।
आपको बता दें, पिछले 15 दिनों से हमीदपुर नहर पर एक 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया था। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के लिए। तब तक के लिए साथ नमस्कार।